हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। हम अपनी सीटेट के लिए देख रहे हैं। सीटेट दिसंबर में एकदम पक्का है, होना है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए, सीटेट होना ही है। यूपी टेट की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, बाकी मैं यूपी टेट की अलग से क्लास करा रही हूँ। तो आज हमारा सेकेंड चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मतलब जैसे कि इसका कहने का ये अर्थ है कि कैसे अंग्रेज व्यापार करने आए और फिर यहाँ पे आके एकदम अपना सत्ता स्थापित कर लिए और फिर रहने लगे। ठीक है। जैसे औरंगजेब 1707 में मरा, फिर मुगल जो थे वो एकदम कमज़ोर होते गए, कोई भी मतलब कि ढंग के नहीं थे जो अच्छे से बन पाते। उनकी मृत्यु के बाद मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने, जैसे औरंगजेब मरा तो उसके बाद जो उसके सूबेदार थे और बड़े बड़े जमींदार वो अपनी ताकत दिखाने लगे। जैसे बंगाल में जो नवाब अब बन गए वो लोग, यही सूबेदारी तो नियुक्त किया था ये औरंगजेब ने। ठीक है। इसी तरह से 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षिति पर अंग्रेजी रूप से एक नई ताकत पर उभरने लगी। मतलब कि अब अंग्रेज जो है, इनकी ताकत जो थी 18वीं सदी के स्टार्टिंग और लास्ट तक के, ये उभरने लगी। ठीक। ये कैप्टन हडसन है। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी कर दिया। जब ये बहादुर शाह जफर, ठीक है, किस लिए किया? क्योंकि 1857 में जो हुआ था युद्ध या फिर विद्रोह जो हम कह सकते हैं, 1857 का विद्रोह, उस टाइम पे इनको ये बहादुर शाह जफर को सब लोग जबरदस्ती अपना नेता घोषित कर दिया था इसके लिए। ठीक है। इनके दोनों बेटे को उनके सामने ही मार डाला था और बहादुर शाह जफर को मतलब वो रंगून भेज दिया था। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर या जिसको हम इजाजतनामा करते हैं, कब लिया था? 1600 में लिया था, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब था कि इंग्लैंड को कोई और कंपनी मतलब इस इलाके में नहीं आएगी, कोई भी मतलब इससे कंपटीशन नहीं करेगी अगर ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसका यही मतलब अर्थ था। और ये लोग यहाँ पे आए, धीरे धीरे व्यापार करने लगे, खूब पैसा वैसा मिलने लगा, ये लोग यहीं पे धीरे धीरे मुनाफा कमाने लगे और हम ही से हमारी चीज़ें लेके बाहर भेजते थे और हम टैक्स वगैरह हम ही से धीरे धीरे ये लोग लेने लगे। ज़्यादातर लोगों ने लिया क्या, जैसे सूती कपड़े, ठीक है, इलायची हो गया और मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सारी सब चीज़ों की ज़बरदस्ती मांग होने लगी, मतलब ज़बरदस्त एकदम तरीके से इंडिया से। फिर ऐसे पुर्तगाल वाले लोग भी आए, सब लोग ऐसे कंपटीशन बढ़ने लगा और अंग्रेज भी इसको ले जाके अपने वहाँ पे दोगुना तेगुना दाम पे बेचते थे। क्योंकि वहाँ पे मसालों का सबसे बड़ा मांग ये था कि वहाँ पे लोग मीट वगैरह बहुत खाते थे और उसमें लगा के खाते थे, टेस्ट अच्छा आता था, ख़राब नहीं होता था, ये सब सारी चीज़ें थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती, यहाँ से देखो स्टार्ट होता है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1951 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से काम अपना चलाते थे, कंपनी के जो व्यापारी थे यहीं से अपना काम चलाते थे और पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1951 में हुगली नदी के किनारे पे बसा। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इन अंग्रेज व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहते थे? फैक्टर कहते थे। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता। आपसे पूछिएगा फैक्टर किसे कहते थे, वेयर हाउस किसे कहते थे, जस्ट इसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। वेयर हाउस किसको बोलते थे? यहाँ पे वो सारी चीज़ें रखी थी जो निर्यात होने के लिए चीज़ें जमा की जाती थी। फैक्टर जो थी वो व्यापारियों को उस जमाने में कहा जाता था। 1951 में ये लोग हुगली नदी के किनारे पे अपनी कंपनी बसाए। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। यहीं पे इनका मतलब कि ऑफिस था, जैसे भी हेड ऑफिस होता है, और खूब सुंदर से सजा वजा दिए थे। यहीं पे इनके दफ्तर में इनके जो सर थे ऑफिसर वो बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार कंपनी इन्हें सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। फिर 1696 तक कंपनी ने इस आबादी को चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि अब ये कंपनी का एरिया हो गया और इसकी तरफ पूरा ये अब किला बनाने लगे, किला ये बनाने लगे। इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव जमींदारी भी खरीद ली। मुगल अफसर जो थे उनको क्या किया कि जैसे पैसा वैसा रिश्वत दे दिया और 3 गांव खरीद लिए। इनमें से एक गांव कालिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना, ये जो हमारा कलकत्ता है।
अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार किया था कि वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दी। मतलब अंग्रेज जो थे इतने चालाक थे ना, वो अंग्रेज वो औरंगजेब जो था उससे भी इन्होंने वो ले लिया था कि हाँ मैं बिना टैक्स दिए व्यापार करूँगा। फरमान मतलब ये शाही आदेश, कोई राजा आदेश दे देता है तो वही को मानना पड़ेगा। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने लगी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान में केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें छूट नहीं था। एक चीज़ याद रखिएगा, ये चित्र देखिए, मद्रास के जहाज से सामान लाती स्थानीय नौकाएं, ठीक है। विलियम सिप्सन द्वारा बनाया गया ये चित्र कब बनाया गया था? 1867 में। व्यापार से युद्ध होता, अब देखो यहाँ पे युद्ध शुरू होगा। अब रॉबर्ट क्लाइव का ये रहा, ठीक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में टकराव काफ़ी हो गया, क्योंकि अब बंगाल के जो नवाब थे वो नवाब बन गए, मुगलों से लड़ भिड़ के सूबेदार थे। अब मुगल जब कमज़ोर हो गए तो अपने आप को नवाब समझने लगे। अब इधर अंग्रेज जो थे ये चाहते थे कि सब कुछ हम करें, सब कुछ, तो अब लड़ाई तो होएगी ही ना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उसी समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों में स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शिद कुली खां के बाद अलवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे जिन मतलब उन्होंने कंपनी के रियायतों देने से मना कर दिया था। कंपनी व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। कौन? ये सारे जो थे बंगाल के शासक। कंपनी से टैक्स वैक्स भी मांगे ये लोग, ठीक, और ऊपर से इन्हें कंपनी वाले यानी अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी से को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल की सरकार राजस्व वसूल कम होती जा रही है, राजस्व मतलब बंगाल सरकार की, ठीक, और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, कंपनी टैक्स देना नहीं चाहती थी। उसके लिए अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। बहुत दुष्ट थे ये सारे लोग। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार जो है वो तबाह हो जाएगा। मतलब ये कहना था कि हम टैक्स नहीं देंगे, ये सब चीज़ें हम नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमारा जो भी फ़ायदा होगा या जो भी व्यापार करेंगे हम वो सब क्या हो जाएगा? खराब। एक दिन क्या हुआ, इन दोनों में लड़ाई अब शुरू हो गई। कौन सा युद्ध होता है? हमारा प्लासी का युद्ध। ये कब होता है? 1756 में प्लासी का युद्ध। अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद कब होता है ये हमारा प्लासी का युद्ध? ये हमारा होता है, एक चीज़ याद रखिए, प्लासी का युद्ध हमारा जो था 23 जून 1757 को हुआ था। लेकिन जब अलवर्दी खां 1756 में मरा तो उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि ये जो सिराजुद्दौला था ना शक्तिशाली शासक था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा मतलब कि शासक, नवाब या शासक बोल सकते हो, चाहती थी जो कठपुतली हो उनके हाथों का। यानी कठपुतली आपको तो पता ही होगा, मतलब कि जैसा हम चाहें वैसा उसको न जाए, इस तरह से, ठीक। ये बात सिराजुद्दौला जब 1756 में अलवर्दी खां मरा तब ये बना उसके बाद नवाब, और कंपनी डरती थी इनसे, ठीक। दोनों के बीच में अब लड़ाई शुरू हो गया। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए, लेकिन कंपनी को कामयाबी नहीं मिला। सिराजुद्दौला ही नवाब बना। सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा क्या है, टैक्स दे, यानी राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने कितने सिपाहियों को 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। इंग्लिश फैक्ट्री जो थी उस पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार किया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों से हथियार छीन लिया और अंग्रेजों के जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जे के लिए उधर रुक कर लिया। जैसे अब अंग्रेजों को पता चला, कलकत्ता के हाथ निकलने के बाद खबर सुनते ही मद्रास में तैनात अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना रवाना कर दिया। मतलब रॉबर्ट इधर जो मद्रास में थे, इन्होंने क्या किया कि अब भेजो फटाफट, ताकि लड़ाई झगड़ा हो। और हम इससे रॉबर्ट क्लाइव जो था वो स्ट्रॉन्ग, बहुत दिमागदार आदमी था ना। इस सेना ने नौसैनिक बेड़ों की मदद भी मिली। इसके बाद नवाब के साथ लंबे तक सौदेबाजी चली। आखिरकार में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में किसको हराया? सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और सिराजुद्दौला को कभी नहीं हराता, क्योंकि मीर जाफर ने इसकी हेल्प की थी, ठीक है, इसकी क्लाइव की। मीर जाफर ने क्लाइव की हेल्प की 1757 में, फिर जाके ये जीते।
ठीक, मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने में मिला लिया था कि अगली बार इसको हटा के तुमको ही हम नवाब बनाएंगे। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली सबसे बड़ी जीत थी, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर जब मीर जाफर बना ये राजा हो जा, फिर इसने भी जब कंपनी की बात नहीं मानी, अपने मतलब थोड़ा टैक्स वैक्स के लिए वो किया, तो उसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में शुरू। फिर मीर जाफर भी जब माना होना नहीं तो ये कंपनी वालों ने क्या किया, इसको हटा दिया। फिर क्या किया, मीर कासिम को नवाब बनाया। अब मीर कासिम भी नवाब बने हैं, वो क्यों किसी से कम रहे, ये और अंग्रेज भी इसको परेशान करने लगे। फिर लड़ाई 1764 में हुआ, ठीक है। फिर 1764 में लड़ाई हुआ, इसमें भी ये लोग हार गए। ये कौन सा युद्ध था 1764 का? बक्सर का युद्ध था। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि बक्सर का जो युद्ध था ना, किसमें, पहले तो अंग्रेज थे, ठीक, उसके बाद से इधर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाऊ दौला और बंगाल के पूर्व मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें भी ये लोग हार गए और अंत में जब ये लोग हार गए तो 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते उसने ऐलान किया कि अब हम खुद ही नवाब बनेंगे। अंग्रेज ने बोले कि अब हम किसी को नवाब बनने नहीं देंगे, हम खुद ही बनेंगे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। उसके बाद से फिर इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। शाह आलम द्वितीय से ने दो बार संधि करवाई। अब कंपनी के अफसर खुद ही नवाब बन बैठे थे। कंपनी के अफसर जो थे वो खुद क्या हो गए, नवाब बन गए। इतना ये लोग पैसा कमा लेते कि पूछो मत। जो खुद रॉबर्ट क्लाइव था ना, भारत में में हिसाब दौलत जमा कर लिया। 1743 में जब वो इंग्लैंड लौटा, मतलब इंग्लैंड से पहले तो ये जब यहाँ 1743 में इंग्लैंड आया था, इंग्लैंड से मद्रास, तब ये 18 साल का था। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर बना। उसके बाद जब यहाँ से गया ना वो, उसके बाद इतने सारे पैसे हो गए कि उसके ऊपर भ्रष्टाचार का वो सब मुकदमा चलने लगा, लेकिन वो सब खत्म हो गया। 1772 में इसको क्या हुआ कि वहाँ की कोर्ट ने कर दिया कि हाँ नहीं, इसने भ्रष्टाचार नहीं किया। 1774 में उसने आत्महत्या खुद ही कर लिया था, खुद ही मर गया उसने। कंपनी का फैलता शासन, यदि हम 1757 से 1857 के बीच इस श्रेणियाँ कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों के पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो बहुत सारी बातें जो होती हैं सामने आती है। जैसे बक्सर का लड़ाई हुआ, इस बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए। कई कंपनी की राजनीतिक व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होते थे। उसके बाद लोगों ने सहायक संधि थोपने लगी लोगों को, जैसे कि हाँ अगर आप हार रहे हो तो आप सहायक संधि इस तरह से किया। उदाहरण के लिए रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल 1758 से लेकर 1805 तक था। उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को मजबूरन देना पड़ा क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके जो थे ये भी छिन गए थे। आपसे पूछेगा कि भारत में सहायक संधि का जनक किसको माना जाता है, तो याद रखिएगा इसी को माना जाता है, लॉर्ड वेल्जली को सहायक संधि का जनक माना जाता है। टीपू सुल्तान के बारे में, जब कंपनी को अपनी राजनीतिक आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो वो मतलब कि प्रत्यक्ष सैनिक का टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारत के राज्य में साउथ में मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली का शासन था 1761 से लेकर 1782 तक। उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 तक थे। ये लोग मतलब कि काफ़ी ताकतवर थे, ठीक है। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर की रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ कंपनी से काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची की निर्यात पर रोक लगा दिया था। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसियों के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता भी निभाई थी। टीपू सुल्तान इन द लास्ट मारे गए थे, फिर उनके बेटे को भी लोग क्या करते
दिए थे, ले लिए, फिर बाकी सारा कुछ अपने हाथों में ले लिया। टीपू सुल्तान ने इन कदमों में अंग्रेज़ों से मतलब जब टीपू सुल्तान ने ये कदम उठाया तो अंग्रेज़ आग बबूला हो गए, गुस्सा आ गए वो भाई। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी और घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई, 1767 से लेकर 69 तक में, फिर 1780 से 84 के बीच में, 1790 से 1792, 1799 में। इसी 1799 वाले में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का जितना भी कामकाज था पुराने वोडियार वंश के हाथों में इन्होंने दे दिया था। ये देखिए, टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कार्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा था। ये चित्र कौन बनाया था? डेनियल आर्म द्वारा बनाया गया था। ये टीपू सुल्तान का खिलौना था। ऐसा कहा जाता है कि ना उन्होंने क्या किया था, एक बार शेर से उनकी लड़ाई हुई थी और वो जीत गया। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 को, अपनी मतलब श्रीरंगपट्टम में अपने राज्य की वो करते हुए सुरक्षा, उनकी डेथ हो गई थी। मराठों से लड़ाई अब इनकी शुरू होती है। 18वीं शताब्दी में आखिर से कंपनी मराठों की ताकत में भी काबू खत्म करने के बारे में सोचने लगी। अब सबसे लड़ लिए, अब मराठों से भी हम लड़ लेते हैं। 1761 में पानीपत का तीसरे युद्ध के संघर्ष के बाद मराठा वैसे भी मतलब बट गए थे, उनकी शक्तियाँ बहुत कमजोर हो गई थी। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इन राज्यों की बागडोर जो थी ना बट गई थी। कैसे कैसे बागडोर? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री थे, लेकिन बाद में ये लोग पूरी तरह से बढ़ गए थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पूरे सत्ता केंद्र था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। पहला युद्ध अंग्रेजों के साथ जो हुआ सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता। दूसरा अंग्रेजों और मराठा के बीच में 1803 से लेकर 1805 में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा, यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से लेकर 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सत्ता समाप्त हो गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर भेज दिया गया पेंशन के, और अब बिंद के दक्षिण में स्थित भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा, ठीक है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति चल रही थी और इसने अब पूरी तरह से अब भारत पे वो करने की बना ली थी कि अब हम पूरे यहीं पे रहेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक था ये गवर्नर जनरल। इसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति, आपसे पूछेगा सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में आया है, कि ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे आया था। उसकी सर्वोच्च इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। वो अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करना है, उनके अधिग्रहण करने की धमकी का अधिकार अपने पास मानती थी। लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक और टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर यानी जिनको हम कर्नाटक बोलते हैं के छोटे से राज्य में कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो यहाँ की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर में स्थित संगोली एक गरीब चौकीदार रायना ने प्रतिरोध जारी किया। चौतरफा समर्थन और सहायता उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविर और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार अंग्रेजों ने भी उन्हें पकड़ लिया और 1830 में फांसी पर लटका दिया और उनकी भी डेथ हो गई। ऐसी चीज़ों को भी हम आगे बहुत पढ़ेंगे। 1830 के दशक में के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी की रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। ठीक है, कंपनी को भय था कि कहीं रूस के प्रभाव से पूरी एशिया फैलकर उत्तर पश्चिम भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी के डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से लेकर 42 के बीच में अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछता है हर एग्जाम में, सिंध कब कब्जे में आया था अंग्रेजों के? तो 1843 में। इसके बाद इन्होंने अब पंजाब की तरह निशाना साधा। वहाँ पे कौन था? महाराजा रणजीत सिंह। जब तक वो थे उनकी इन्होंने अंग्रेजों की दाल नहीं गलने दी, लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अंग्रेजों से लड़ाई हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अधिग्रहण कर लिया। ये जो 2-3 चीज़ याद रखिएगा। विलय नीति, अब डलहौजी आता है, इसने विलय नीति, हड़प नीति यही लाया था।
ठीक है। आखिरकार 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है। डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति कहा जाता है। इस सिद्धांत के तर्क पर अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र, मतलब उसका खुद का पुत्र अगर नहीं है, तो उसकी रियासत कंपनी ले लेगी। अगर उसने कोई बच्चे को अडॉप्ट किया है वो उसको नहीं मानेगी। सबसे पहले इसने क्या किया, सतारा को 1848 में सतारा को कब्जे में लिया, संबलपुर को 1850 में लिया, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी को 1854 में इसने अपने अधिग्रहण में ले लिया, मतलब कि विलय नीति से हड़प लिया। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले ही लिया। 1856 में इस पे क्या लगाया, कुशासन का आरोप लगा के इसको ले लिया। ठीक है, कुशासन से आज़ाद कराने कर्तव्य से बधे हुए, इसलिए इसको ले लिया। फिर उसके बाद से सब धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता गया, फिर जाके 1857 में ये युद्ध शुरू हुआ। ये येलो कलर से जो दिख रहा है ना, ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र था। ठीक, रेड वाला ये ब्रिटिश के क्षेत्र में नहीं था। 1797 तक, ये देखो अब यहाँ 1840 तक देखो, यही देखो येलो वाला सब देखो, सब ये इनके उसमें आने लगा। फिर उसके बाद यहाँ देखो 1857 तक ये लोग पूरी तरह से कब्जा करने लगे। एक नए नक्शे की स्थापना, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, ये 1773 से 1785 तक था। इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से ये था। ठीक है, इसने बहुत सारा अहम भूमिका अदा। वारेन हेस्टिंग्स के समय आते आते कंपनी ने केवल बंगाल नहीं बल्कि बम्बई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर ली थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास, बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत में मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिससे मौलवी और पंडित मतलब कि हिंदू पंडित उनके लिए कामकाज करते थे, भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे। ये वारेन हेस्टिंग जब 1785 में इंग्लैंड लौटा तब उसमें महाभियोग का शासन चला था, जो 7 साल तक चला। रेगुलेटिंग एक्ट आपसे पूछता है कब आता है, तो 1773 में इसके तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारत जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था उस टाइम पे। कंपनी की फौज, कंपनी के साथ भारत में शासन सुधार, नए नए विचार आए। उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी, मतलब सैनिक ताकत मतलब बोले तो अपने सैनिक को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करता था। देखो एक चीज़ पूछेगा सवाल तो आप समझ जाते हो। मस्केट आपसे बहुत पूछता है। मस्केट जो था ना, ये पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक थी। मैचलॉक क्या था, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। कई बार क्वेश्चन पूछे, मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, और मैचलॉक शुरुआती के दौर में बंदूक जिसमें बारूद को माचिस की चिंगारी से तैयार किया जाता था। ये मैचलॉक और हम मस्केट के बारे में आपको बता दिए। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे, मतलब अच्छे से, ताकि पूरी तरह से सैनिक को वेल ट्रेंड कर दे ये लोग। निष्कर्ष क्या निकलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाग तकनीक आई। जब समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने के लिए 6 से 8 महीने लग जाते थे, भाप से चलने वाले जहाज़ों से मात्र 3 हफ्तों में समेट दिया गया। 3 हफ्तों में ये लोग आ जाते थे। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा निशाना हो चुका था। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है।